Good morning, students. Today we will discuss a history chapter, uh, Hitler. Okay. The chapter name is Nazism and the Rise of Hitler. Okay. The question here arises: what is Nazism and who was Hitler? I think आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा. हिटलर है. ओके. और नाजिज्म क्या है? नाजिज्म और हिटलर के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके. ये जो चैप्टर है ये एक जो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया है, मीन्स जब इंडिया के अंदर जब फ्रीडम फाइटर्स हो रहे थे या रिवोल्यूशन हो रहे थे, ठीक है, उसी समय एट सेम टाइम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या कुछ हो रहा था, वो सब हम इस जो बुक हमारी इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हम रीड करेंगे. और उसी का एक चैप्टर है ये नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ओके. फर्स्ट हिटलर. हिटलर एक्चुअल में ये ऑस्ट्रिया का था. ओके. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 टू 1919, तब ये जर्मन के सोल्जर जो आर्मी थी उसको ज्वाइन किया था इसने. ओके. ठीक है. तब ये एज ए मैसेंजर काम करता था, जो कुछ मैसेज है वन प्लेस टू अदर प्लेस वो सेंड करने का इसका काम था. जैसा कि हम पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी है वो डिफ्यूट होता है, हार जाता है. और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एलाइज और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था. और इस जो ये बैटल थी इसके अंदर 1919 में जैसे ही यूएस एंटर करता है, रिमेंबर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, एलाइज पावर वो थी जिसके अंदर कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप था. फॉर एग्जांपल यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकंड सेंट्रल पावर्स के अंदर भी ग्रुप था. इस फर्स्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. ओके. ये कुछ कंट्रीज थी एंड इटली ऑल्सो. ये इनकी आपस में फाइट हो रही थी. ठीक है. सिंगल रीजन टू कैप्चर द लैंड एंड टू कैप्चर द टेरिटरी. किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी या लैंड है उसको कैप्चर करना इनका क्या था, प्रोमिनेंट एक एम्बिशन था. ओके. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर था और हिटलर ने उसमें रोल प्ले किया, और उस समय वो एज ए मतलब एक कोई ऑफिसर्स नहीं था, एज ए सोल्जर था. बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी डिफ्यूट हो जाता है, हार जाता है. और हिटलर बाद में उसको काफ़ी ऐसा बुरा लगता है कि मैं मेरी कंट्रीज होती, क्योंकि वो हिटलर जो नेशनलिज्म था उसको अपने नेशन से काफ़ी ज़्यादा वो टच में था या उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था. ठीक है. और जब वर्साई ट्रीटी हुई थी तो वर्साई ट्रीटीज़ में जैसा हम इस बुक में चैप्टर में रीड करेंगे कि काफ़ी कुछ जो जर्मनी के पास था वो सब कुछ छीन लिया गया, स्नेच्ड कर लिया गया एलाइज पावर के थ्रू. उस पर कंसेशन थोपा गया कि आपने इतना सब कुछ किया है तो आपको इतना पे करना पड़ेगा. क्लियर. ये सब बेसिक है जो हमें इस चैप्टर को रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए. क्लियर. नाजिज्म क्या है? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे 1919 के अंदर सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, तो फिर जर्मनी के अंदर फिर क्या हुआ, वापस सब कुछ चीज़ें बैलेंस्ड होने लगी. ओके. या हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो उस समय जो जर्मनी के अंदर जो रूलिंग पार्टी थी वो वाइमर ग्रुप था. कौन सा था? वाइमर. ओके. नेक्स्ट, जर्मनी डिफ्यूट हो गया और हिटलर जो है उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि जो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है उसका हमें रिवोल्यूशन लेना है. ओके, हमें उसका बदला लेना है, सिर्फ रिवेंज लेना है. ओके. तो यही बात उसके मन में घर कर गई और वो इस बात में ट्राई करने लग गया. फिर उसने अपनी पार्टी बनाई. पार्टी बनाने के बाद में उसने जो नाजिज्म जो ग्रुप था वो अपना बनाया. ओके. नाजी ग्रुप बनाने के बाद में वो एज ए डिक्टेटर बन गया. जो डेमोक्रेसी थी उस डेमोक्रेसी को उसने कंप्लीट डेमोलिश कर दिया, डिसमिस कर दिया जर्मनी के अंदर. ओके. देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसा हमने बात किया ये वही सेम सेंट्रल एंड एलाइज पावर के साथ होता है. और ये जो बैटल है, जो वॉर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये आपका 1945 मीन्स 1939 को स्टार्ट होता है एंड 1945 को कंप्लीट एंड हो जाता है. ओके. और इस बैटल में भी अनफॉर्चुनेटली या कैसे भी आप मान लो, जर्मनी जो है वो डिफ्यूट होता है, हार जाता है. और जर्मनीज को एलाइज पावर है वो अपने अंडर कर लेते हैं या कैप्चर कर लेते हैं. ओके. नाउ इस चैप्टर को हम रीड करते हैं, क्या है कुछ है वो हम देखते हैं अभी इसमें. ओके. इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 a little 11-year-old German boy called Helmut was laying in bed when he overheard his parents discussing something in serious terms. यहाँ एक स्टोरी है वो ऐसे बता रहा है कि एक हेमुल्ट जो कि एक जर्मन बॉय है वो सो रहा था, और ये जो इंसिडेंट है ये 1945 का है और वो अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था. ठीक है. और कुछ सीरियस टर्म्स में कि कुछ ऐसा फुसफुसाहट, जैसे विस्पर नहीं होता, कुछ सुन रहा था कि कुछ हो रहा है या मॉम डैड कुछ बातें कर रहे हैं. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should committed suicide alone.
उसके जो फादर है वो कह रहे थे अपनी मॉम, सॉरी उसकी जो वाइफ थी उनसे वो कह रहे थे क्या हमें जो सुसाइड है, क्या हमें कंप्लीट फैमिली को सुसाइड कर लेना चाहिए या ओनली अलोन मैं ही सुसाइड कर लूँ, ये कुछ ऐसी वो आपस में बातें कर रहे थे या उनके अंदर कुछ डिस्कशन चल रहा था. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज. उसके जो फादर है वो कह रहे थे कि अब जर्मन जो है वो डिफ्यूट हो चुका है, हम बैटल फील्ड हार चुके हैं, अब जो हमने क्रिपल्ड और जो ज्यूज के साथ जो हमने बहुत कुछ बुरा किया है वो सेम वर्क है वो एलाइज हमारे साथ करेंगे. मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि जर्मन जो थे उन्होंने ज्यूज और जो क्रिपल्ड थे उनके साथ काफ़ी कुछ बुरा किया. उनको गैस चैम्बर्स जो थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे जहाँ उनको बंद किया जाता था, वॉल से गैस निकलती थी, उनसे उनको जला दिया जाता था, अलोन जिंदा जला दिया जाता था. तो अब ये जो फादर था ये जर्मनी का था और इसका ये फादर जो है, ये जो फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, ये क्या था, ये नाजी था, ये नाजी ग्रुप को सपोर्ट करता था. अब इसको ये पता था कि हमने जो कुछ बुरे काम किए हैं या जो हमने जो कुछ भी इंसिडेंट्स हमारे सामने हुए हैं, अब एलाइज हमसे क्या लेंगे, रिवोल्ट लेंगे, बदला लेंगे हमसे. ओके, तो ये इसी बात को लेकर ये डरा हुआ था. Now the allies will do to us what did we cripple and Jews. The next day, yes, the next day he took Hamlet to the woods where they spent their last happy together singing all children's songs. यार देखो वुड्स जो है, वुड्स का यह मीन होता है फॉरेस्ट. तो नेक्स्ट मॉर्निंग को हैमल्ट की जो फैमिली है वो एक फॉरेस्ट जाते हैं, वहाँ पर वो घूमते हैं, वो करते हैं और सब मिलजुल कर हैप्पीली अपना लास्ट डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, गाना गाते हैं. लेटर हेलमुट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. लेटर बाद में क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग को जब उसके फादर जो है वो ऑफिस जाते हैं तो वो अपने आप को शूट कर लेते हैं. ओके, हेमल्ट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस. हेमल्ट ने देखा था कि उसके फादर ने जो सुसाइड किया था तो उनकी जो कंप्लीट बॉडी है वो ब्लड से भीगी हुई थी. ओके, और वो बाद में उनको हेमल्ट ने अपने फादर को अपने ही हाउस के अंदर क्या कर लिया था, उनको फायर प्लेस मतलब वहीं उनको जला दिया था. ओके, सो traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat home for the फॉलोइंग 9 years. अब जैसे उसके फादर की डेथ होती है तो हेमल्ट है काफ़ी एफ्रेड हो जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसने उस नाइट को काफ़ी कुछ सुना था. अब उसके मन में ये डर रहता है कि जैसे फादर के साथ हुआ है सेम एज, क्या पता मॉम जो मेरी मॉम है वो क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कर दे, हो सकता है वो मेरे खाने में पॉइजन ऐड कर दे और मेरे को मार दे. तो अगले नेक्स्ट 9 year तक वो हेमल्ट अपने घर का खाना नहीं खाता. वो इतना उस नाइट की जो टॉक्स थी, बातें थी, उससे वो डर जाता है. ओके, although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and supporter of Adolf Hitler. हालांकि जो हेलमुट है उसको ऐसे पता ही नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट दिस हैपन, ये क्या हो रहा है मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ, ऐसा सडन क्या हो रहा है. बट एक्चुअल में ये क्या था, उसके जो फादर थे, जो फिजिशियन डॉक्टर थे, वो नाजी थे. आई रिपीट अगेन, नाजी एक पार्टी थी जो हिटलर ने बनाई थी, वो उसके सपोर्टर थे. जैसे जस्ट लाइक हम जैसे कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है आप में से और हम में से कोई कांग्रेस को करते हैं, तो वो सपोर्टर थे. और एडोल्फ हिटलर जो उसका हेड था वो उसको क्या थे, सपोर्टर थे. ठीक है, मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजी एंड हिटलर. आप में से कई लोग और हम जानते हैं कि नाजी कौन थे. ओके, many of you will know something about the Nazi and Hitler. You probably know of Hitler's determinations to make Germany into a mighty power and his ambitions of conquering all Europe. You may have heard that he killed Jews.
जैसे हमने कहा हिटलर जो है वो नेशनलिस्ट था और उसके अंदर जो एम्बिशंस थी वो माइटली एम्बिशंस था। उसके अंदर ये था कि मैं मेरी जर्मनी का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो कुछ जर्मनी से छीन लिया गया था मैं वो वापस ग्लोरीफाई जो थी जर्मनी को वापस लेके आऊँ, मैं कैसे भी करके जर्मनी को यूनिफाइड करूँ और जर्मनी को जो लैंड एरिया है, टेरिटरी है, उसको मैं गेन करूँ और इसको इकोनॉमिकली पॉलिटिकली क्या बनाऊँ, स्ट्रॉन्ग बनाऊँ। ये हिटलर के एम्बिशंस थे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। चलो हम कोशिश करते हैं नाजिज्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाई हेमल्ट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ, व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर। और यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हेमल्ट का जो फियर था, डर था, उसका एक्चुअल में रीजन क्या था। ओके, नाउ इन मे 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। जैसे हमने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1945 को कंप्लीट हो गया था, हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 या 38 के आसपास स्टार्ट हुआ था और ये 1945 तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, और ये कंप्लीट कब होता है, रिमेंबर यहाँ से बात हमें ध्यान रखनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट ही जर्मनी के डिफ्यूट का कारण था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब तक यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तब तक जर्मन जो है वो पावर में था, या यूँ मान लो वो काफ़ी सारे एरियाज को कैप्चर कर चुका था। लेकिन जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए आया, यूएसए ने सब कुछ चेंज कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे ही यूएसए आया, यूएसए ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। और जैसा हमने बताया था आपको कि यूएसए ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इन्वॉल्व हुआ था उसके पीछे बेसिक रीज़न था कि जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सेंट्रल पावर मीन्स जर्मनी के साथ था और वो जो यूएसए के अगेंस्ट उसने पर्ल हार्बर एक पोर्ट था जहाँ पर जो यूएसए की जो नेवी होती है वहाँ उनकी शिप्स होती हैं उस पर उसने बॉम्बिंग की, वाइफ प्लेन से बॉम्बिंग की, उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके जस्ट रिवेंज में यूएसए ने, देखो यूएसए अमेरिका बोथ आर सेम, उसने जापान पे बॉम्बिंग की एंड 6th and 8th अगस्त, डेट कन्फ्यूजन, अगस्त 1945 के अंदर बॉम्बिंग की और जापान के नागासाकी एंड हिरोशिमा पे। ओके, जिससे कंप्लीट जापान डिस्ट्रॉय होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ हिटलर हिज प्रोपोगेंडा इन 1945 जर्मनी सरेंडर्ड अलाइज, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था एलाइज कंट्रीज को। Anticipating what was coming, Hitler, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April. Remember, there is Berlin. Berlin is capital of Germany. Okay. फिर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में जो हिटलर था और हिटलर के साथ उनके मिनिस्टर्स थे, प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने साथ मिलकर हिटलर के साथ उनके गोबेल्स ये और उनकी जो फैमिलीज हैं उन्होंने क्या किया, कॉमिटेड सुसाइड किया। कहाँ पर, बर्लिन इन बंकर क्या होता है कि जो जैसे लैंड होती है ना, लैंड उसके अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे हाउसेज होते हैं बड़े बड़े। ओके, और वो कुछ इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं कि जब ऊपर से बॉम्बिंग होती है ना प्लेन से, तो वो बंकर को कोई भी लॉसेज नहीं होता। जैसे हम जैसे घरों में रहते हैं, अगर उन्हें अर्थक्वेक आता है या मान लो कोई ऊपर से कुछ भी गिर जाता है या बॉम्बिंग होती है तो आप पता है कंप्लीट डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन जो बंकर्स होते हैं उनको कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, वो अंडरग्राउंड होते हैं, तो बॉम्बिंग अर्थक्वेक ऐसा कुछ होता है तो भी उनको बहुत कम डैमेज होता है या फिर कोई लॉसेज नहीं होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही डिफ्यूट जर्मनी हार गया तो जर्मनी में जो ये हिटलर और उसका जो गोबेल्स जो उनके पार्टनर थे या मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जर्मनी का जो डिक्टेटर है हिटलर है, उसने अपने आप को कमिटेड सुसाइड किया था। ओके, एट द एंड ऑफ वॉर इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू prosecute Nazi war criminals for the crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity। यही ऐसे कह रहा है कि एलाइज कंट्रीज जैसे ही वो जीत गए तो उन्होंने जर्मनी के अंदर उन सभी जो वो आरोपी थे या जो नाजीज थे जितने भी, ठीक है, उनको एलाइज कंट्रीज ने पकड़ा, उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद भी न्यूरम्बर्ग एक प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर एक कोर्ट एस्टैब्लिश की गई थी और उस कोर्ट में अंदर उनके ऊपर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, ठीक है ना, फॉर जस्टिस। ओके, ठीक है, उन पे, और उनमें से फिर क्या होता है, नाजी वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि जो क्राइम
अगेंस्ट पीस फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मीन्स नाजीज ने जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो काम किया था, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है जो जो हम जैसे मैन सिविलियंस होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में कुछ किया ही नहीं है, जो इनोसेंट थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनके साथ काफ़ी बुरा किया, जिसका एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं, ज्यूज एंड क्रिपल्स। क्रिपल्स वो होते हैं जो जो फिजिकली हैंडीकेप्ट होते हैं, जिनका मान लो किसी का कोई हैंड काम नहीं कर रहा है, किसी की आइज़ है, कोई पैर है, या मान लो वो एज ए नॉर्मल वे में कोई काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो उनको सबको जर्मन्स जो थे या हिटलर्स थे उन्होंने उनको क्या किया, उनको मार दिया था। तो उन सबको एलाइज कंट्रीज ने उन सभी नाजियों को कैप्चर किया, पकड़ा, अरेस्ट किया, एंड देन उन पर कोर्ट केस हुआ, और कोर्ट केस के अंदर उनको फिर पनिशमेंट मिला। ओके, जर्मनीज कंडक्ट ड्यूरिंग द वार स्पेशली दोज एक्शन विच now yes look न्यू वर्ड है ये आपका, इसको सुनो, एलाइज। एलाइड पावर वर इनिशियली लेड बाय द यूके, फर्स्ट टर्म इज यूके, फ्रेंच सेकंड, ठीक है। इन 1945 दे वर जॉइंड बाय द यूएसएसआर। मीन्स 1945 में इसको यूएसएसआर को रशिया कहते थे। इसका यूनियन जो आज का प्रेजेंट में रूस है उसको पहले यूएसएसआर कहते थे। क्लियर। 1991 में यूएसएसआर है वो कोलैप्स होता जाता है, टूट जाता है, डिवाइड होता है, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं वो यूएसएसआर से अलग होती है, और फिर जो रिमेनिंग जो पार्ट रहता है यूएसएसआर का उसको नाम मिलता है रूस। ओके, तो रूस एंड यूएसएसआर बोथ आर सेम, एंड यूएसए। ओके, तो यू नो एलाइड पावर 1, 2, 3 and 4 means UK, France and USA, USA. The fourth against the Axis powers, जो मैं आपको सेंट्रल पावर बता रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल एंड एलाइज पावर बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं, एक नाम है ये, जर्मनी, इटली एंड जापान। क्लियर। ओके, नाउ लुक दिस पिक। ये जो आप पिक देख रहे हो सेंट्रलाइज में, ये जो है स्टैंड है ये हिटलर है। ओके, और ये इनके कमांडर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं। Okay, now came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide condemnations. What were these acts? मीन्स उन पे जिनको भी अरेस्ट किया गया था उन सभी पर केस चलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने ये इतना जो बैड वर्क है या आपने जो ह्यूमैनिटी के जो अगेंस्ट इतना सब कुछ किया है आपने क्यों किया, इसका रीज़न उनको पूछा गया। ओके, Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected groups in innocent civilians of Europe. जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो एलाइज कंट्रीज के साथ जर्मनी कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहा था, अपने अपनी जर्मन कंट्रीज के अंदर जो अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, मीन्स अदर देन जर्मन, देखो जर्मन सेम एज कम्युनिटी, ओके, जस्ट लाइक हिंदू मुस्लिम्स, तो जर्मन अपने आप को आर्यंस बोलते थे, ठीक है, और ये बिलोंग ऐसा वो बिलीव करते थे कि वी आर द बेस्ट। ओके, और जो अदर कम्युनिटी थी जस्ट लाइक ज्यूज, जिप्सीज, उनको वो कहते थे ये किसी काम की नहीं है। ओके, तो वो उनको मारने लग गए थे। तो जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसी समय हिटलर ने अपने कंट्रीज के अंदर कई प्लेसेस में कंसंट्रेशन कैंप स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें उन लोगों को लेके जाया जाता था, जिप्सीज, ज्यूज को उनके कपड़े निकाल दिए जाते थे और उनको उस चैम्बर में बंद किया जाता था, और बाद में गैस स्टार्ट करते थे जिससे उनकी उस गैस के अंदर वो कंप्लीट मेल्ट हो जाते थे और वो खत्म हो जाते थे। क्लियर। तो ये सब उन्होंने इसी को कहते हैं जीनोसाइडल वार। जीनोसाइडल मीन्स जो इनोसेंट सिविलियंस है उनको मारना। The number of people killed included 6 million Jews. अब इसमें टर्म देखो,
कितने ज्यूज को मारा गया था? 6 मिलियन। कितने? 6 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, तो मीन 60 लाख ज्यूज को उन्होंने, हिटलर ने मार दिया। 2 लैक्स जिप्सीज। जिप्सीज इज ए कम्युनिटी। जिप्सीज क्या है? एक कम्युनिटी है। जैसे अब हमारे एक ग्रुप नहीं चलता, जैसे ओबीसी, ओबीसी के अंदर काफी सारी कास्ट आती हैं, सेम एज वहां पर जिप्सी एक ग्रुप था जिसमें 2 और 3 कास्ट आती थी, ठीक है ना, तो उनको जिप्सी बोलते थे। 1 मिलियन पोलिस, सिविलियन। पोलिस है, ये भी एक कम्युनिटी थी, ठीक है, जो अदर जर्मन थी, ठीक है, तो इनको भी इसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मार दिया गया। 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled beside innumerable political opponents। अब 70,000 जर्मन्स, देखो जर्मन्स को भी हिटलर ने नहीं छोड़ा। वही जर्मन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, जिनको कोई ना कोई मान लो डिजीज थी, या जैसे कोई भी मान लो उनका एक बॉडी का पार्ट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको लगता था कि ये जो है ये हमारी इकोनॉमी पर और जर्मन के लिए कुछ खास नहीं कर सकते, तो उसने इसको भी मरवा दिया। और अदर देन इज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मीन्स कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो हिटलर की जो आइडियोलॉजीज है उससे मैच नहीं करते थे या उसको अपोज करते थे। जस्ट एग्जांपल, जैसे बीजेपी है, बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो जो कांग्रेस के एम्प्लॉय या जो वर्कर्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, और बीजेपी के जो हैं वर्कर्स वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सेम एज वे पर्सनस जो जर्मन के अंदर हिटलर के कामों को क्रिटिसाइज करते थे, हिटलर ने उनको पकड़ा और उन सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ओके। Nazi devised an unprecedented means of killing peoples, that's by gassing them in various killing centers like Auschwitz। मीन्स ये वो प्लेस है, ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए थे। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी बना रखे थे। द न्यूमबर्ग, न्यूमबर्ग जहाँ पर हमने क्या देखा था? ट्रिब्यूनल कोर्ट था। ओके। ट्रिब्यूनल्स सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। अब जब न्यूमबर्ग जहाँ पर जो नाजीज पर ट्रिब्यूनल मतलब केसेस फाइल हुआ था, तो वहाँ पर ओनली 11 नाजीज को क्या मिला था? एज ए डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का मीन्स मृत्युदंड, है ना। उसमें से सिर्फ 11 नाजीज को क्या दिया गया? उनको डेथ मिली, मतलब फांसी की सजा मिली, आप मान सकते हो। मैनी अदर वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और बाकी काफ़ी सारे कुछ थे जिनको उम्र कैद की सजा मिल गई थी। ओके। द रेट्रिब्यूशंस डिड कम, येट द पनिशमेंट्स ऑफ नाजीज वाज द फार शॉर्ट फॉर द ब्रूटिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। The retribution did come, yet the punishment of Nazis was far short for the brutality and extent of their crime। हालांकि नाजीज ने जो कुछ हीनियस वर्क किए थे, ठीक है ना, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किए थे, उसके कंपेयर में जो ट्रिब्यूनल ने उनको जो पनिशमेंट दिया था वो काफ़ी कम था। आप देख सकते हो उन्होंने काफ़ी कुछ कितना बुरा किया था ज्यूज के साथ, लेकिन फिर भी उनको मिलता क्या है? एज ए उम्र कैद, जैसे हमने देखा। और कुछ ओनली 11 पीपल्स, ओनली 11 नाजीज को क्या मिलता है? डेथ सेंटेंस। तो ऐसे कह रहा है कि जो उन्होंने जितना बैडली जो उन्होंने काम किया था उसके अगेंस्ट उनको काफ़ी कम पनिशमेंट मिला था। ओके। Okay. The Allies did not want to be as a horse on defeated Germany as they had been after the First World War। यहाँ हमें एक पॉइंट है, इस पॉइंट को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कि जब उन्होंने काफ़ी कुछ इतना बुरा किया, ठीक है ना, नाजीज ने, लेकिन फिर भी ट्रिब्यूनल ने उनको इतने कम पनिशमेंट क्यों दिया? इसका रीज़न है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द ट्रीटी ऑफ वर्साई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई। देखो होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही हुआ, कंप्लीट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे मैंने कहा कि उन पर कंसेशन दे मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इम्पोज किया गया जर्मनी पर कि आपको 6 बिलियन पाउंड है वो पे करना पड़ेगा, जो काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। उनके एरियाज स्नेच कर लिए गए थे। तो उससे जर्मनी को काफ़ी ह्यूमिलेशन हुआ था, अपमानित होना पड़ा था कि उसके साथ जो उसके जो सिविलियंस थे जर्मनी के, उनके मन में काफ़ी ऐसे गुस्सा था, एंगरी थे वो अगेंस्ट द एलाइज कंट्रीज कि उन्होंने हमारे साथ काफ़ी बुरा किया, ठीक है। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो सेम मिस्टेक जो है वो एलियस पावर ने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब वर्साई ट्रीटी हुई थी तो हमने इनके साथ सामने काफ़ी कुछ है ना मतलब काफ़ी कुछ उन पर हमने शर्तें उन पर हमने क्या कर दी थी, थोप दी थी कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उनको, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ट्रीटी ऑफ वर्साई भी थी।
ओके, क्योंकि उनका काफ़ी सारा लैंड है वो पहले कैप्चर कर लिया था, और जो हिटलर है उसका एम्बिशंस क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होने का, कि जो हमसे छीना गया उसको हम वापस लेंगे। तो अभी एलाइज पावर ने फिर ये सोचा कि अगर हम फिर से इनसे कुछ छीन लेते हैं तो इन फ्यूचर में भी पॉसिबल थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी अगर हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने इस बार इस मैटर को उन्होंने सोल्व करने की या इजीली सोल्व करने की कोशिश की। ओके, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, कि उनका मतलब कैसा अनुभव था, ठीक है ना, सॉरी। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of the First War. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partially traced back to the German experience at the end of First War. हालांकि काफ़ी कुछ को लगता है कि जैसे ये जो वर्ल्ड वॉर है ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जो नाजीज है वो बैकफुट पे आ गए या ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? Now there is a new word. Term is genocidal. Term is genocidal. So now killing on large scale, leading off to destructions of large sections of people. जैसे हमने कहा innocent peoples, और एक लार्ज ग्रुप में कोई मान लो एक कम्युनिटी है जिसने एक्चुअल में कोई क्राइम नहीं किया, उनको अनलॉफुली मतलब बिना कोई लॉ के अकॉर्डिंग वो कैप्चर किया जाता है, कहीं लेके जाया जाता है और उनको कम्प्लीटली डेथ सेंटेंस या उनको मार दिया जाता है। तो ये सब किस में आता है? इसको जीनोसाइडल कहते हैं। ओके, नाउ बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। ओके, हियर वी नो वाइमर रिपब्लिक क्या है, कि जस्ट जब जब वैन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उस समय जो जर्मनी के अंदर जो पॉलिटिक्स पार्टीज थी या जिनका इन्वॉल्वमेंट था वो कौन सा था? वाइमर ग्रुप था। कौन सा था? वाइमर। आप इसको यूँ एज्यूम कर सकते हो just like as present here in our country, BJP is ruling party and in opposition Congress. Okay, सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अंदर जो एक्चुअल पावर थी वो किसके पास थी? वाइमर रिपब्लिक थी। अब ये कैसे होता है, ये वाइमर कैसे क्रिएट होता है, तो वो हम इसमें थोड़ा ओके। Germany, a powerful empire in the early year of the 20th century, okay, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। मैंने 20th सेंचुरीज के जो अर्ली ईयर्स है, मतलब स्टार्टिंग के जो ईयर्स है, उसमें जर्मन एक पावरफुल था, बट 1914 टू 18 का जो टाइम पीरियड्स है इसमें जो जर्मनी है, जर्मनी क्या करता है कि ऑस्ट्रियन जो है, रिमेंबर ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ आर डिफरेंट कंट्री। आई रिपीट अगेन, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग है। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री प्लस ऑल्सो ए कॉन्टिनेंट, बट ऑस्ट्रिया इज ओनली कंट्री। जो क्रिकेट टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ओके, तो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये ऑस्ट्रियन जो जर्मनी ने, उसने ऑस्ट्रियन के तो साथ फाइट किया, मतलब इसको साथ मिला, और जर्मनी ने और ऑस्ट्रिया ने किसके अगेंस्ट बैटल की थी? एलाइज, और एलाइज के अंदर ये कंट्रीज थी। ओके, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ऑल जॉइन द वार एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री। सब ने ये सोचा कि ये हम पावरफुल हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि जो ये बैटल हो रही है इसको हम फटाफट कुछ टाइम में ही कंप्लीट कर देंगे और हम टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे। ओके, little did they realize that the war would stress on the eventually draining Europe of all its resources. लेकिन जैसा उन सब ने सोचा था, उन कंट्रीज ने, एलाइज और सेंट्रल पावर ने, वैसा कुछ नहीं हुआ। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप का जो कंप्लीट रिसोर्सेज है वो सब कुछ बह गया। हमें जितने भी पैसे थे, जो यूरोप जो एक पावरफुल नेशंस होता था, जिसने इंडिया से या इतना सारा पैसा जो इंग्लैंड और वो लेके गए थे, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सब कुछ उन्होंने ड्रेन कर दिया। बिकॉज देखो, जब वॉर होती है तो वॉर के अंदर सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते हैं, सोल्जर के साथ उनको अच्छे वेपन्स चाहिए,
फेयर और नॉट, ठीक है, उनको फूड चाहिए, तो एक सब बहुत कुछ इनमें है ना एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कंप्लीट यूरोप की ना एक तरह से कमर से टूट गई थी, वो काफ़ी है ना डेब्ट में आ गए थे, कर्ज में आ गए थे। ओके, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग में फ्रांस और बेल्जियम को कैप्चर कर लिया था। मीन्स जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर जर्मनी ने हर बार काफ़ी एरियाज को कैप्चर किया था, बट जैसे यूएसए की एंट्री होती है जर्मन अपने टेरिटरी को खो देता है, लॉस्ट कर देता है। However, the Allies strengthened by the US entry in 1917. However, इस प्रकार यद्यपि मतलब जैसे यूएसए आता है 1917 में, रिमेंबर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड 1914 बट यूएसए एंटर इन 1917। ओके, वन जैसे यूएसए एंट्री करता है और जो एलाइज हैं वो जीत जाते हैं, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। ओके, और 1918 के अंदर ये क्या करते हैं, इनको डिफ्यूट कर देते हैं एलाइज को। Yes. The defeat of Imperial Germany and the abdications of the empire gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. जब ये बैटल थी इसके अंदर जब जर्मन डिफ्यूट हो गया तो वाइमर ग्रुप्स के काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ। वाइमर ग्रुप को क्रिटिसाइज इसलिए जैसे कि जब वो हार गए जर्मनी वाले तो वो जो भी पार्टी थी या जो वाइमर था उनको कहा कि आपके रीजन से हम क्या हुए, डिफ्यूट हुए। तो उसके बाद में क्या होता है कि जर्मन के अंदर डेमोक्रेसी कुछ चेंजेस होता है, पॉलिटिकल चेंजेस होता है। ओके, A national assembly meet a Weimar and established a democratic constitution with the federal structure। फिर जर्मनी के अंदर एक फेडरल मीन्स यूँ मान लो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ बनाया गया, जैसे जस्ट लाइक एज इंडिया में नहीं है कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, तो वैसा वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ओके, डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइस्टेग। हेयर हम ये दिस पॉइंट इज नॉट राइस्टेग, जैसे एज ए इंडिया के अंदर जो संसद होती है हमारी जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, राइट, सेम एज जर्मनी की क्या कहते हैं, पार्लियामेंट को राइस्टेग कहते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट फॉर ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। मीन्स जब पार्लियामेंट बनाई गई तो उसमें वुमेन्स एंड मेंस बोथ आर इन्वॉल्व इक्वली, उन सबको पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया, सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया। ओके, This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War. मीन्स एक्चुअल में ये जो रिपब्लिक था या जो डेमोक्रेसी है ये कंप्लीट जर्मन्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसका रीज़न ये था कि जर्मन्स जो थे उनको अभी भी डर लग रहा था कि जो कुछ पहले हुआ था क्या पता इस नई सिचुएशन के अंदर या जो नई चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर क्या पता वापस ऐसी कुछ हो जाए, ठीक है ना, कंडीशंस क्रिएट हो जाएं। तो अभी इसको सभी गेन करने में, एक्सेप्ट करने में जो जर्मन्स थे वो थोड़े एफर्ट थे, डरे हुए थे। ओके, लुक दिस पिक। ओके, ओके स्टूडेंट्स, this map is Germany, ठीक है, is European countries, और the map we will discuss in next class. Okay, then today class is over. Thank you and God bless you all.